आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। लगभग सभी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, कुछ एक अभ्यर्थी आते रहेंगे। हम बीपीएससी 71 की बैच में आपके साथ खड़े हैं और सिविल सेवा की परीक्षा का जो स्तर है, यदि उस स्तर को प्राप्त कर लिया जाए तो राज्य अथवा केंद्र की अन्य परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस कड़ी में जब मैंने सिलेबस लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसके पश्चात मैंने इतिहास में एंट्री की और इतिहास की कड़ी में सबसे पहले प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री में हमने 8 चैप्टर्स आपको लिखा है और 8 चैप्टर्स के सिलेबस की कड़ी में हम 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग में चल रहे हैं। मैंने पिछली कक्षा में कहा कि हम धार्मिक आंदोलन से आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। बीच बीच में पूछताछ भी होती रहेगी और पूछताछ के माध्यम से क्लास आगे बढ़ती रहेगी। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। हम थोड़ी सी व्याख्या के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि जब ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हुई तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में उभरी, जबकि इसके पूर्व जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के दो खंड थे, पहला था ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। जब हम ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वर्ण की व्यवस्था है वह प्रोफेशन के चुनाव पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति ने जिस व्यवसाय को चुना उस वर्ण का कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज दुर्दशा का शिकार हो चुका था और इस कड़ी में हम पुरुष सूक्त में देखते हैं कि जो चतुर्वर्ण का उल्लेख है वह वंशानुगत हो गया। कालांतर में स्त्रियों की दशा बेहद खराब हुई। यदि स्त्रियों की दशा के पक्ष में हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी बेहतर है, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के समय में यदि हम देखें तो स्त्रियों की स्थिति समाज में इतनी खराब हो गई कि स्त्रियों का मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित हो गया। उसके साथ ही हम जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में यदि स्त्रियों को केंद्र में रखकर देखेंगे तो सामाजिक अवनति का शिकार होना पड़ा। ध्यान रखिएगा। तो इसी दौर में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसमें 63 धार्मिक संप्रदायों का अभ्युदय हुआ, 63, जिसमें दो प्रमुख संप्रदाय हैं, बौद्ध और जैन। कहते हैं कि दुनिया में जब जब धार्मिक ह्रास होता है, अर्थात किसी एक धर्म का पतन हो जाता है, तो उस समय कोई न कोई महापुरुष अवतरित होते हैं और समाज को दिशा दिखाने के लिए एक नए धर्म की स्थापना के माध्यम से एक स्वस्थ समाज के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध इन्हीं में से एक थे। और उसी कड़ी में एक और भी धर्म है, जैन धर्म, जो बौद्ध से भी पुराना है, जिसके संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर जलदेव, ऋषभदेव थे। वेरी गुड। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो याद रखिएगा, जैन वैसे अधिक पुराना है लेकिन समकालीन है। और बौद्ध और जैन धर्मों ने समाज के वंचित तबकों और स्त्रियों को एक बेहतर मंच प्रदान किया। जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो वैदिक सभ्यता
का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा था। उस कड़ी में ऐसा था कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती हैं। बहुत सारे जो वैदिक कर्मकांड थे वहां से महिलाओं की हिस्सेदारी को समाप्त कर दिया गया। बुद्ध ऐसे उसके पश्चात पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाया और शूद्रों को भी मंदिर तक पहुंचाया। इस कड़ी में बौद्ध और जैन की महत्ता बढ़ जाती है। और बीपीएससी अथवा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो इन दो धर्मों से निश्चित तौर पर कुछ एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम हेडिंग बनाएंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु। देखिए ब्राह्मण धर्म के आडंबर के ब्राह्मण धर्म के आडंबर के आडंबर के पृष्ठभूमि में ब्राह्मण धर्म के आडंबर के पृष्ठभूमि में पृष्ठभूमि में पृष्ठभूमि में 63 63 63 63 धार्मिक संप्रदायों का उदय 63 धार्मिक संप्रदायों का उदय 63 धार्मिक संप्रदायों का उदय उदय मध्य गंगा की घाटी में 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 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। 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 लिखिए इसमें बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण है। लिख लिया। अब हेडिंग बनाकर लिखिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन थे? माइक्स को बंद रखिए जिनके माइक ऑन है। देखिए संस्थापक तीर का चिन्ह गौतम। गौतम का अर्थ है गौतम बुद्ध। संस्थापक और तीर का चिन्ह गौतम।
ब्रैकेट में लिख दीजिए मूल नाम सिद्धार्थ। नाम क्या था असली? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। मूल नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। नीचे लिखिए जन्म। जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट लिखिए पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। तो नेक्स्ट लिखिए माता। महामाया। माता महामाया। पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी में लिखिए यशोधरा। पत्नी यशोधरा। यशोधरा। पुत्र राहुल। पुत्र राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। देखिए मौसी। मौसी का क्या नाम था? मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और ब्रैकेट में लिख दीजिए पालन किया। बुद्ध का लालन पालन इन्होंने ही किया था। पालन किया। पालन किया। लिख लिया। अब नीचे लिखिए सारथी। सारथी क्या नाम था इसका? चन्ना। चन्ना। सारथी चन्ना कंथक घोड़े का नाम था। ध्यान रखिएगा। कंथक घोड़े का नाम था। क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है कि नहीं? ये डिस्प्ले हो पा रहा है? क्या लिखा हुआ है? चन्ना था।
इसको ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में उलझ जाते हैं अभ्यर्थी। तो सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम था कंथक। इसके बाद लिखिए घोड़े का नाम कंथक। ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। घोड़े का नाम कंथक। कंथक, ये बेसिक परिचय है बुद्ध का। ध्यान रखेंगे कि इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही बुद्ध का लालन पालन किया था बचपन में। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए गौतम बुद्ध ने 23 वर्ष की आयु में, सॉरी 29 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में घर त्यागने का फैसला किया। घर त्यागने का फैसला किया। घर त्यागने का फैसला किया, जिसे जिसे पाली भाषा में जिसे पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जिसे पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जिसे पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। घर त्यागने के बाद वह अपने गुरु घर त्यागने के बाद वह अपने गुरु आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। वह अपने गुरु आलार कलाम आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। वह अपने गुरु आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचे। फिर वहां से फिर वहां से वहां से वह फिर वहां से वह बोध गया में बोध गया में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोध गया में निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर 7 वर्ष तक साधना किया। 7 वर्ष तक साधना किया। 7 वर्ष तक साधना किया एवं एवं 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे इतिहास में जिसे इतिहास में संबोधि कहा जाता है। जिसे इतिहास में संबोधि कहा जाता है। इतिहास में संबोधि यानी संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए। एक एक तथ्य को ध्यान रख लेंगे कि संबोधि क्या है, महाविनिष्क्रमण क्या है, आगे चलकर महापरिनिर्वाण आ जाएगा। एक एक तथ्य को ध्यान रखेंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उन्होंने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश पहला उपदेश सारनाथ ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश में दिया। उत्तर प्रदेश में दिया। एक लाइन ऐड कर दीजिए। लिखिए, यह उपदेश उन्होंने पाली भाषा में यह उपदेश उन्होंने पाली भाषा में पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को दिया। पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को दिया। 5 ब्राह्मणों को दिया। एक तथ्य और आ गया सामने कि बुद्ध का सबसे पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? किसकी राजधानी है श्रावस्ती? कोसल की राजधानी है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ब्रैकेट में यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसे कि मैंने पूर्व में चर्चा की है कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम भी था। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध कहा गया, इन्हें शाक्य कहा गया और तथागत कहा गया। इस तथ्य को लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। इस तथ्य को नोट में लिख लीजिए। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ
या गौतम को ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ या गौतम को सिद्धार्थ या गौतम को गौतम को बुद्ध सिद्धार्थ या गौतम को बुद्ध सिद्धार्थ या गौतम को बुद्ध, ठीक है, क्या क्या कहा गया इसको लिख देता हूं मैं इसमें। इन्हें एक तो बुद्ध कहा गया, शाक्य भी कहा गया, और एक अन्य नाम रख पड़ा इनका तथागत। इसको नोट डाउन कर लेंगे। तीन नामों से संबोधित किया गया, ठीक है। गौतम का नाम पड़ा बुद्ध, शाक्य और तथागत। इस तथ्य को नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलेंगे। देखिए, बुद्ध की मृत्यु बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में हुई। 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में हुई। लिख लिया। अब ध्यान रखिएगा कि कुशीनगर में हुई थी। चुंद राजा था। चुंद के द्वारा अर्पित भोजन में जो जहर मिलाया हुआ था, उस जहर युक्त भोजन को ग्रहण करने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसे नोट में लिख लीजिए नीचे। लिखिए, बुद्ध की मृत्यु बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी मल्ल गणराज्य की राजधानी मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर 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 में कुशीनगर में चुंद के द्वारा अर्पित कुशीनगर में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के पश्चात हुई। भोजन के पश्चात हुई। भोजन के पश्चात हुई। देखिए, इस घटना को इतिहास में
इस घटना को बौद्ध साहित्य में लिख दीजिएगा। इस घटना को बौद्ध साहित्य में, इस घटना को बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बुद्ध ने सारनाथ से, बुद्ध ने सारनाथ से प्रथम उपदेश की शुरुआत की, प्रथम उपदेश की शुरुआत की। प्रथम उपदेश की शुरुआत की, जिसे बौद्ध साहित्य में जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका अर्थ कौन बताएंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? लिख लीजिए। देखिए, शब्दों में अर्थ निहित है। धर्म के चक्र का बदलना। ठीक है, इसका अर्थ लिख लीजिए। धर्म के चक्र का परिवर्तित होना। धर्म के चक्र का परिवर्तित होना। धर्म के चक्र का परिवर्तित होना। ठीक है, यह इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एक तरफ जहां वैदिक कर्मकांडों का पतन हो रहा था, समाज में धार्मिक पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बुद्ध ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो समाज की दशा और दिशा को बदल रहा था, सकारात्मक तौर पर बदल रहा था। तो बौद्ध साहित्य में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दो तीन शब्द उल्लेखनीय हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। यह तीनों शब्द बौद्ध साहित्य के उल्लेखनीय शब्दों में से एक है और तीनों का संबंध किसी न किसी विराट परिवर्तन से है। जैसे गृह त्याग की घटना है तो महाभिनिष्क्रमण, जैसे प्रथम उपदेश दिया तो धर्म का चक्र बदला तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु यानी एक युग की समाप्ति हो रही है तो महापरिनिर्वाण। इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। मैं आगे चलूंगा। आज आपने जितना लिखा, जहां आपने धार्मिक आंदोलन हेडिंग बनाया था, वहां भाग एक लिख दीजिए। मैं एक बार आपको याद दिला दूं पुनः, जहां से आपने शुरुआत की थी धार्मिक आंदोलन, वहां कहीं पर भाग एक लिख दीजिए ऊपर, पार्ट वन। क्योंकि अब हम जिस खंड की शुरुआत करेंगे वह भाग दो होगा, पार्ट टू होगा। ठीक है, अब हेडिंग बना कर लिखिए भाग दो, पार्ट टू। भाग दो, शिक्षा।
शिक्षा, एडुकेशन। अब बुद्ध की शिक्षा को देखेंगे। भाग दो, शिक्षा, एजुकेशन। शुरुआत करते हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए बुद्ध के चार आर्य सत्य हेडिंग में। बुद्ध के चार आर्य सत्य। बुद्ध के चार आर्य सत्य। बुद्ध के चार आर्य सत्य। अब जैसे कि यदि आप बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बुद्ध ने एक बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया। बुद्ध ने कहा कि इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। इसे कभी नहीं भूलेंगे। और इस पर यदि आप गहनता से विचार करेंगे तो आप पाते हैं कि इस संसार में जितने भी दुख हैं, सभी दुखों के मूल में मनुष्य की इच्छा निहित है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए, यह भी संभव नहीं है। लेकिन बुद्धिज्म यह कहता है कि जो ऐसी इच्छाएं हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो निरर्थक इच्छाओं का त्याग किया जाना चाहिए। और बुद्ध ने इस बात पर सदैव से बल दिया, जो आगे चलकर एक बुद्ध के विचारधारा में कन्वर्ट हुआ, जिसका नाम कोई बताएंगे कौन सी विचारधारा है? जल्दी। बुद्ध ने जो वाद दिया, उस वाद को क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत महावीर ने दिया था, जो आगे चलकर काफी प्रसिद्ध हुआ, क्षण भंगुरवाद या स्यादवाद। ऐसे जो सिद्धांत हैं, यह आज भी समाज को एक आईना दिखाते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है, और यदि हम इच्छाओं का त्याग करते जाएं तो हमारे दुखों में कमी आती जाएगी। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट चार आर्य सत्यों में। इसको मौखिक रूप से याद रखिएगा। यदि आप किसी परीक्षा के साक्षात्कार में जाते हैं तो बुद्ध के आर्य सत्य सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं। पहला लिखिए, संसार दुख से भरा है। संसार दुख से भरा है। संसार दुख से भरा है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण इच्छा है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें बुद्ध ने कही। अब मैं एक आध अभ्यर्थियों से अलग अलग पूछ लेता हूँ। नेहा कुमारी जी, आप बताइए, एक बार वीडियो मोड पर आ जाएं ताकि मैं आपको प्रत्यक्षता देख सकूं कि आप कहाँ बैठे हैं। हाँ, यह क्वेश्चन आपसे ही है। जैसे मैंने अभी कहा कि दुख का कारण इच्छा है, आपके हिसाब से इस भूलोक में, आज के युग में दुख का मूल कारण क्या है? कौन बताना चाहेंगे? हाथ, हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें। बताना चाहते हैं, बताइए।
अभिनय जी। अपेक्षाएं। अच्छा, वेरी गुड। और आदित्य जी ने भी हाथ खड़ा किया था। आप बताइए। इच्छा ही है। आज के समय में दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वह ये है तो इच्छा ही। बुद्ध का सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो मूल कारण है वो क्या है, कि जो मेरे पास है, यदि पड़ोसी के पास उससे अधिक है तो वह क्या है, दुख का मूल कारण है, सबसे बड़ा कारण है। जैसे जो हमारे पास है, जो मेरे पास है, यदि उससे थोड़ा अधिक मेरे नाइबर के पास, पड़ोसी के पास है, तो मैं अत्यंत दुखी रहूंगा। यही दुख का सबसे मूल कारण है तो इच्छा ही। ये तो इच्छाओं का चरम है, लेकिन आजकल जो संसार दुखी है वो इसीलिए दुखी है। और आप देखेंगे कि यदि अपने दुख के अनंत गहराइयों में हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं। मैं उन चीजों की प्राप्ति करने में लगा हुआ हूं जो मेरे पड़ोसी या किसी मित्र अथवा रिश्तेदार के पास था और मुझे नहीं मिला, तो मैं बहुत दुखी रहता हूं। यह दुख का मूल कारण है। यदि ऐसा ना होता तो बहुत कम लोग सरकारी सेवाओं की तैयारी करते। सरकारी सेवाओं की तैयारी में भी दुख का एक मूल कारण यही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आज के रिसर्च बता रहे हैं भारत में। कोई और अपने विचारधारा रखना चाहेंगे, दुख का मूल कारण क्या है? कौन बताएंगे? और शायद यही है। चलिए, बुद्ध ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि आप इच्छा कम से कम रखेंगे तो दुख कम से कम होगा। और बुद्ध के ही सिद्धांत पर गांधी जी भी चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, हिंदी में है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उस पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मतलब मन कभी न थकने वाला एक पंछी है। जितना इसको मिलेगा उससे अधिक पाने की इच्छा रखेगा और अंतिम रूप से असंतुष्ट ही रह जाएगा। बड़ी लंबी उन्होंने व्याख्या की है। अंततः वो बुद्धिज्म को टच करके ही निकलता है। बुद्ध ने जो बातें, चार आर्य सत्य की बातें कही, वह ब्रह्म वाक्य है, लक्ष्मण रेखा है जीवन की। हमने 2 पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए, दुख का उपाय। दुख का उपाय दुख निरोध है। दुख निरोध है। दुख का उपाय दुख निरोध है। दुख निरोध है। इसको भी ध्यान रखेंगे। बुद्ध का जो ऑरा था वो अलग ही लेवल का था। उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कहीं आप लिखना चाहेंगे तो कॉपी के शीर्ष पर लिख लीजिए कि बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। लिख कर रख लीजिए। एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं, कई कहानियां हैं जहां दिखता है कि बुद्ध एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व रहे होंगे। जैसे एक बार एक कहानी है कि एक महिला रोती बिलखती हुई बुद्ध के चरणों में आई और महिला ने कहा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने बुद्ध से जीवित करने के लिए कहा। एक व्यक्ति हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, वो तो आपने बताया ही था। तो मैं बता रहा था, एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई
और वह बुद्ध के पास पहुंचे कि आप इसे जीवित कर सकते हैं तो कर दीजिए, यह मेरे दुख का वर्तमान मूल कारण है। बुद्ध बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ही ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे परिवार से एक मुट्ठी भर सरसों लाकर मुझे देना है जिसके परिवार में आज तक कोई मरा नहीं हो। महिला बहुत पढ़ी लिखी नहीं रही होगी, तभी ऐसी डिमांड लेकर आई होगी। महिला ने पूरे गांव का कई चक्कर लगाया, आसपास जहां तक जा सकती थी गई, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जिसके परिवार में आज तक कोई मरा नहीं हो। महिला ने बुद्ध से कहा कि ऐसा कोई घर नहीं मिला। बुद्ध ने कहा फिर यह दुख का कारण नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही अंगुलीमाल डाकू के विषय में भी एक कथा प्रचलित है कि राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल के आतंक से काफी भयभीत रहा करते थे। अंगुलीमाल एक ऐसा खतरनाक डाकू था जो जिस पथ पर वो छुपकर बैठा होता था, किसी राहगीर के वहां से गुजरते ही सारा सामान उसका छीन कर और उसके अंगूठे को काट कर अपनी माला में पिरो कर पहन लेता था। भय का माहौल व्याप्त था। तो राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध से कहा, उपाय पूछा। बुद्ध ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजा ने मना किया, कहा कि इतने खतरनाक डाकू से मैं आपको मिलने की सलाह तो नहीं दे सकता। लेकिन बुद्ध नहीं माने और बुद्ध चले गए। जब बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल ने आवाज लगाई, ठहर जा। इसी शब्दों में कहा। फिर भी बुद्ध आगे बढ़ते गए और जब बुद्ध उसके करीब आ जाते हैं तो वह असमंजस में पड़ जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि आज तक जिस व्यक्ति के भय से सब लोग थर थर कांप रहे हैं, जिस राक्षस के भय से सब थर थर कांप रहे हैं, उसके समक्ष यह व्यक्ति अचानक एक सन्यासी क्यों चला रहा है। दोबारा उसने कहा ठहर जा। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यह बुद्ध के शब्द थे। भाषा पाली ही रही होगी या जो भी रहा होगा, लेकिन आज के अनुवाद में यही भाषा है। और उस राक्षस ने जब इसका अर्थ पूछा तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो वर्षों पहले ठहर गया था और जीवन की धारा को बदल चुका था, अब तुम्हें ठहरना है। राक्षस अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध ने उसे महामानव बनाया, दीक्षा दी। कहते हैं कि बुद्ध का जो ऑरा था, उनका जो व्यक्तित्व था, कुछ अलग लेवल का रहा था कि एक राक्षस भी उससे प्रभावित हो जाए। जब प्रसेनजीत एक बार बुद्ध के आश्रम से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसका सर मुंडन कराया हुआ है वह बुद्ध से दीक्षा ग्रहण कर रहा है। प्रसेनजीत ने पूछा कि यह कौन है। बुद्ध ने कहा कि आप पहचाने कि यह कौन है। प्रसेनजीत पहचान नहीं पाए। तब बुद्ध ने कहा कि यह वही अंगुलीमाल डाकू है जिसके भय से श्रावस्ती की प्रजा कांपती थी। और राजा को भरोसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से बुद्ध में अद्वितीय क्षमताएं थी और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में बुद्धिज्म आज भी अच्छी स्थिति में है। चीन के तिब्बत प्रांत में, श्रीलंका के सिंघली समुदाय के समाज में आज भी बुद्ध की पूजा की जाती है। भारत में भी और नेपाल में भी आपको बौद्ध धर्म के बहुत अधिक मात्रा में लोग मिलते हैं। आज के समय में उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। हम आगे चलते हैं। चौथा लिखिए। लिखिए, दुख का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। दुख का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। याद रखेंगे कि इसका अन्य नाम मध्यम मार्ग भी है। दुख का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। ब्रैकेट में मध्यम मार्ग लिख देंगे। मध्यम मार्ग। ठीक है। रामायण काल में बाली ने भी अंगद से यही कहा था। जब बाली को तीर लग जाता है और बाली मूर्छित हो जाता है, वापस होश में आता है, तो
राम से मिलने के पश्चात अंगद को यही दीक्षा देता है कि अंगद जीवन में मध्य मार्ग का चयन करो। ध्यान रखिएगा, मध्य मार्ग को सबसे उत्तम मार्गों में से एक माना गया है। बुद्ध ने भी मध्य मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम दर्शन को पढ़ेंगे, फिलॉसफी। तो हेडिंग बनाकर लिखिए दर्शन। दर्शन, दर्शन। प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, देखिए बुद्ध का दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद है। बुद्ध का दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक है, वो इसकी व्याख्या करेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है। उसका नष्ट होना निश्चित है। बहुत बढ़िया। और कोई अभ्यर्थी इसकी व्याख्या करेंगे? इसको लिख लीजिए, थोड़ी विस्तार से लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, यह सिद्धांत कहता है कि, यह सिद्धांत कहता है कि, यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना, कोई भी घटना केवल, कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही, दूसरी घटनाओं के कारण ही, दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल, एक जटिल कारण परिणाम, एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है, होती है। इसे, इसे उत्पत्ति नष्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे उत्पत्ति नष्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे उत्पत्ति नष्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। उत्पत्ति नष्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहा जाता है। लिखिए, इस सिद्धांत में 12 चक्र हैं। इस सिद्धांत में
12 चक्र हैं। इस सिद्धांत में 12 चक्र हैं। जैसे अज्ञानता, अज्ञानता, कौमा, गठन, गठन, चेतना, कौमा देकर लिखेंगे, चेतना, चेतना, नाम एवं रूप, नाम एवं रूप, नाम एवं रूप, कौमा, 6 इंद्रियां, 6 सेंसेस, 6 इंद्रियां। वैसे आजकल हम 5 इंद्रिय की चर्चा करते हैं, लेकिन एक छठी इंद्रिय भी है जो चेतना के नाम से विख्यात है। तो 6 इंद्रियां, संपर्क, अनुभूति, 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 लालसा, लालसा, लालसा के बाद लिखिए चिपकना, बनना, फॉर्मेशन, बनना, जन्म, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु, और मृत्यु, मृत्यु। तो ये 12 चक्र हैं जो इस प्रकृति को चलाते हैं, जिसकी व्याख्या बुद्ध ने की है। और ध्यान रखिएगा कि इसी तरह की एक चक्र की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने अपने सप्त साहित्य में की थी। यदि आप सप्त साहित्य को पढ़ेंगे तो लगभग बुद्ध की जो व्याख्या है वह 80% मिलती है। विवेकानंद और बुद्ध की व्याख्या लगभग समान है, यह हम कह सकते हैं। अब हेडिंग में लिखिए भाग 3, पार्ट 3, पार्ट 3, पार्ट 3। संगठन, सम्मेलन एवं साहित्य, यह भाग 3 का हिस्सा है। संगठन, सम्मेलन एवं साहित्य, एवं साहित्य, भाग 3। देखिए फर्स्ट पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं। बुद्ध ने संगठन के माध्यम से अपने धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस कड़ी में एक और बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने पहले घोषणा किया था कि जो ऋणी हैं,
अर्थात जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो सूदखोर हैं, जो इंटरेस्ट पर पैसा किसी को देते हैं, और जो स्त्री है, इस तीनों को बौद्ध में शामिल नहीं किया जाएगा, बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बुद्ध के एक परम प्रिय शिष्य थे आनंद, जिनके कहने पर बाद में बुद्ध ने स्त्रियों को अपने धर्म में जगह दी। लेकिन ऋणी ऋणी और सूदखोर व्यक्ति जो ब्याज पर पैसा लगाता है, ऐसे व्यक्तियों को बुद्ध पापियों के कैटेगरी में रखते थे और उन्हें अंततः प्रवेश नहीं मिला। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे तो लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, देखिए गौतम बुद्ध ने संगठन के माध्यम से गौतम बुद्ध ने संगठन के माध्यम से संगठन के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान आकृष्ट किया। संगठन के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान आकृष्ट किया। अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान आकृष्ट किया। ध्यान आकृष्ट किया। इस कड़ी में ऋणी ऋणी सूदखोर एवं महिला, इस कड़ी में ऋणी सूदखोर एवं महिला के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। महिला के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी गई। ठीक है। देखिए कालांतर में अपने शिष्य आनंद के कहने पर कालांतर में अपने शिष्य आनंद के कहने पर अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया। बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से है कि सबसे पहली महिला कौन थी जिसे बुद्ध ने संघ में प्रवेश दिया? प्रजापति गौतमी। वेरी गुड। जो बुद्ध की मौसी थी, ध्यान रखिएगा, प्रतिपालक भी थी। तो लिखिए अगला पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि पहली महिला के रूप में पहली महिला के रूप में पहली महिला के रूप में बुद्ध ने पहली महिला के रूप में बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को पहली महिला के रूप में बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश दिया।
संघ में प्रवेश दिया। यह मैंने क्या लिखा है, कौन पढ़ेंगे? नति। तो नति किसे कहते थे, ये कौन बताएंगे? नति शब्द का क्या अर्थ है? कई प्रश्न तो प्राचीन इतिहास से ऐसे पूछे जाते हैं जो शब्दार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे तक्षण, तक्षण किसे कहते थे? लिखवा दिया है, बढ़ई को। उसी तरह से इस खंड में भी एक शब्द है नति, लिख लीजिए। लिखिए संघ के सभा के प्रस्ताव को, संघ के सभा के प्रस्ताव को, संघ के सभा के प्रस्ताव को नति कहा जाता था। नति कहा जाता था। संघ के सभा के प्रस्ताव को नति कहा जाता था। नति कहा जाता था। जबकि 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 प्रस्ताव पाठ को, प्रस्ताव पाठ को, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। अनुसावन, सब प्राकृत भाषाएं हैं। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। ठीक है, इन तथ्यों को रेड पेन से लिख लीजिए अथवा अंडरलाइन कर लीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अलग महत्व के बिंदु हैं ये। एक शब्द है उपोषत। इसका क्या अर्थ है? उपोषत किस तरह का संवाद है? धार्मिक संवाद, वेरी गुड, लिख लीजिए। देखिए, विशेष अवसरों पर जो धार्मिक संवाद होते थे, विशेष अवसरों पर जो धार्मिक संवाद होते थे, जो धार्मिक संवाद होते थे, उन्हें उपोषत कहते थे। उन्हें उपोषत कहते थे। उपोषत कहते थे। उन्हें उपोषत कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक और शब्द लिख लीजिए। इसका अर्थ कौन बताएंगे? प्रवस्या, लिख लीजिए। लिखिए, गृह त्याग को प्रवस्या कहते थे। गृह त्याग को प्रवस्या कहते थे, जिसका संबंध मैंने लिखवा दिया है कि महाभिनिष्क्रमण से है, यह कभी नहीं भूलेंगे। गृह त्याग को प्रवस्या कहते थे। प्रवस्या कहते थे। ठीक है, तो हमने आज समेकित रूप से भाग 3 में कई बिंदुओं को देख लिया है, जिसमें संगठन, सम्मेलन और साहित्य महत्वपूर्ण है। अब हम
जो अगले टॉपिक की इसी में शुरुआत करेंगे वो होगा बौद्ध के त्रिरत्न। त्रिरत्न में बौद्ध धम्म और संघ की हम व्याख्या करेंगे, और उसी कड़ी में हम बुद्ध के दर्शन इत्यादि साहित्य इत्यादि को देखते हुए जैन धर्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो आप अब हेडिंग बनाकर लिखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बौद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध को बुद्ध भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धम्म एवं संघ, यह तीन रत्न हैं। बौद्ध धम्म एवं संघ। एवं संघ। ठीक है। एक नोट लिख लीजिए, इसकी व्याख्या कल करेंगे। इस पूरे की कक्षा एक साथ लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक नोट लिख लीजिए। क्या लिखा है, कौन पढ़ेंगे? पातिमोक्ष, इसका क्या अर्थ होता है? इसमें क्या होता है? बहुत बढ़िया। किससे मुक्ति चाहिए? पाति, पाति का अर्थ होता है पाप, और मोक्ष का अर्थ होता है पाली भाषा में मुक्ति। ऐसी प्रार्थना जो पाप से मुक्ति के लिए की जाती है, इसको लिख लीजिए, पूछा गया है कई बार। लिखिए पाति मोक्ष, और कहीं पर ब्रैकेट में दे दीजिएगा यह बना है पाति मोक्ष शब्द से, पाप से मुक्ति कहते हैं। तीर का चिन्ह। पाति मोक्ष। लिखिए पाप से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना। पाप से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना। पाप से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना। की गई प्रार्थना। हेडिंग में लिखिए सम्मेलन। हम सम्मेलनों की कक्षा को कल से आगे बढ़ाएंगे। हम समसामयिकी की कक्षा में आगे बढ़ेंगे, और कल हम फरवरी में थे, फरवरी 2023 में थे। करंट अफेयर्स की कॉपी को तैयार रखें।
उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए तथ्यों को याद किया होगा। एक बार पूछताछ के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जिनको याद हो सबसे तेजी में जवाब देंगे कि नीतीश कुमार के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम बताइए जो हाल में लिखी गई है। कुमार वरुण, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राघव जी, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत के किस महान व्यक्तित्व को हाल ही में अचीवमेंट पुरस्कार यूके से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, जिनको याद हो जवाब देंगे। बताएंगे कि अभी हाल ही में फिजी की राजधानी सुवा में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किसने किया? एस जयशंकर ने किया। ठीक है, इसी तरह तथ्यों को एक बार देखते रहिए, क्योंकि कक्षा की सीमा है। 2 घंटे की कक्षा में बहुत पूछताछ फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब वीकेंड पर एक ऐसा दिन हो जहां लगभग 30 मिनट आपसे पूछताछ हो, और जितना तथ्य मैंने आप तक पहुंचाया है समस्त तथ्यों के प्रत्येक कॉर्नर से पूछताछ की जा सके, ताकि एक समग्र आइडिया लगता रहे कि आप किस स्थिति में हैं। अपने स्टैटिक और करंट दोनों को मजबूती की स्थिति में बनाए रखिएगा। कल के आगे अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, हाल ही में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से अपने बैंक नोटों से अपने बैंक नोटों से राजशाही चिन्ह हटाने की घोषणा की है। राजशाही चिन्ह हटाने की घोषणा की है। घोषणा की है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। कर्नाटक राज्य सरकार राज्य सरकार देश की पहली देश की पहली देश की पहली डॉकेज देने वाली डॉकेज देने वाली देश की पहली डॉकेज देने वाली डॉकेज देने वाली बोट बेसिन का निर्माण करेगी। बोट बेसिन का निर्माण करेगी। ठीक है, बैंडिक 2 का नाम कितने लोगों ने सुना है? बैंडिकूट कहते हैं शायद इसे, एक बार कुछ सही कर दो। बैंडिकूट होना चाहिए। बैंडिकूट का नाम कितने लोगों ने सुना है?
मैनहोल समझते हैं? मैनहोल क्या होता है? शहरों में देखिएगा जो नाले होते हैं उसके ऊपर ढक्कन होता है। उस ढक्कन को हटाकर उसे अभी तक मनुष्य ही उसकी सफाई करते थे। उसके बदले में इस रोबोट से सफाई करने का कार्यक्रम पूरे देश में जोरों पर है कि अब जो बैंडिकूट रोबोट है वह जाकर उसे साफ करेगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए, मैनहोल की सफाई करने के लिए सफाई करने के लिए रोबोटिक मेहतर, रोबोटिक मेहतर, मेहतर समझते होंगे जो सफाई कर्मी होते हैं। रोबोटिक मेहतर बैंडिकूट को किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने? रोबोटिक मेहतर बैंडिकूट को केरल ने लॉन्च किया है। केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। केरल ने लॉन्च किया है। लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में अति महत्वपूर्ण है कि भारत में भारत में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप सभी गांव में देखते होंगे कि प्रत्येक किसान को मिल रहा है, अकाउंट में पैसा मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की शुरुआत 24 फरवरी को 24 फरवरी 2019 लिखिएगा, 19 को की गई थी, की गई थी, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं। पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा कि अभी हर एक किसान को मासिक रूप से 2-2 हज़ार रुपए अकाउंट में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आरंभ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आरंभ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, मिर्गी एक बीमारी का नाम है, दौरा का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, मिर्गी दिवस प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।
जो स्टिग्मा पर आधारित है, जो स्टिग्मा, नकारात्मक डर पर आधारित है, जो स्टिग्मा पर आधारित है। अब यह ऐसा पॉइंट है, अब देखिए हर एक फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाएंगे, तो दूसरे सोमवार को कौन सी तारीख पड़ेगी यह नियत नहीं है। तो जिस वर्ष यह क्वेश्चन पूछे कि 2022 में या 2023 में, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस साल दूसरे सोमवार फरवरी में कौन सा दिन था, ये सॉरी कितनी तारीख थी। दिन तो लिखवा दिया है, तारीख आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे 2023 में जब यह मनाया गया, तो यह मनाया गया था मेरे ख्याल से फरवरी में 13 तारीख को। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, निकालने का सूत्र है 13 फरवरी। तो निकालने का सूत्र भी है, 7 से डिवाइड करके जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी वो निकाल सकते हैं। कितने लोग निकालना जानते हैं कैलेंडर के दिन और तारीखें? रीजनिंग में आपने जरूर पढ़ा होगा। कितने लोग निकालना जानते हैं, हाथ खड़े करें। जैसे एक प्रश्न में कहता हूं कि जैसे 25 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 24 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा? कितने लोग निकाल सकते हैं? क्या तरीका है निकालने का? तो निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन, दोबारा बताइए, दोबारा बताइए एक बार। जैसे एक उदाहरण दिया है मैंने, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे दे देगा कि 2022 में 13 जनवरी को सोमवार था, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। तो 2024 में 25 अप्रैल को क्या होगा? तो विधि क्या है बनाने की, ये बता दीजिए। 7, उसके बाद? वेरी गुड। देखिए इसमें राघव जी ने सही उत्तर दिया है। जो गैप है, जब इसकी क्लास लेंगे मैथमेटिक्स की तो वहाँ हम चर्चा करेंगे रीजनिंग में। जो गैप है उसको 7 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा, तो 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, उससे हम पता कर लेते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट मैंने लिखाया है, इसमें स्पष्ट है कि जो मृगी दिवस मनाएंगे वो फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाएंगे। तो हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अलग अलग तारीखें पड़ेंगी, उसके हिसाब से इसको देख लीजिएगा यदि कभी पूछा जाए तो। जीएस में रीजनिंग है, हम आगे चलेंगे। पीएम किसान निधि हमने लिख लिया, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस हमने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के, कर्नाटक के तुमकुरु जगह का नाम है, तुमकुरु, कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यायात्सो झील बहुत चर्चा में है। या सो, अलग अलग लिखिएगा। यायात्सो झील को
यायात्सो झील को लद्दाख की पहली लद्दाख की पहली पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत नोट में लिखिए लिखिए यायात्सो झील को यायात्सो झील को पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यायात्सो झील को पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ब्रैकेट में 4820 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई 4820 मीटर। ध्यान रखिएगा इसे। कभी पूछ सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस झील को कहा जाता है, तो यायासो झील कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। किस परियोजना के तहत, तो हिमालय सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत। इसको ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत में शामिल किया गया है 2023 में। जिस भी स्थल को रामसर में अथवा विश्व विरासत में या किसी ऐसे मुख्य बिंदुओं में शामिल कर लिया जाए, अथवा देखिएगा कि कोई अभ्यारण्य डेवलप हो हाल ही में जिसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया जाए, यूनेस्को के और भी कई आयाम हों, उन सभी आयामों को आप ध्यान में रखेंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलेंगे। लिखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर तीसरे संस्करण का शुभंकर हिम तेंदुआ है। तीसरे संस्करण का शुभंकर हिम तेंदुआ है। ठीक है। वही लिख दीजिए नीचे, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुभारंभ किया गया द्वारा शुभारंभ किया गया। ठीक है। अब एक प्रश्न आप सभी के लिए है।
देखिए, वैसे तो नालंदा अथवा तक्षशिला जैसे कई विश्वविद्यालय की चर्चा आपने सुनी है जो आज विश्व विरासत में है, लेकिन वो जब नष्ट हो गए तो उनके अवशेषों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए विश्व विरासत में शामिल किया गया, और अब उनके अवशेषों को फिर से उसी रूप में लाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो जीवित अवस्था में है, रनिंग में है, और उसे रनिंग विश्वविद्यालय के रूप में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। वो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है? कौन बताएंगे? मैंने क्या कहा? जीवित में, रनिंग में। नालंदा अथवा तक्षशिला, तक्षशिला तो खैर चला गया पाकिस्तान, लेकिन जो भी विश्वविद्यालय और भी हैं भारत में, वो जिस रूप में पहले थे उस इतिहास को ध्यान में रखकर विरासत में रखा गया है, लेकिन आज वो उस रूप में नहीं है, उससे कमतर रूप में है। हमने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। लेकिन एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरे रनिंग में है, मूल रूप में है, चरम पर है, और उसको विश्व विरासत का दर्जा मिला है। ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि विश्व भारती, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय को जल्द ही, को जल्द ही यूनेस्को से विरासत का टैग प्राप्त होगा। जल्द ही होने वाला है, लगभग बातें हो चुकी हैं। जल्द ही यूनेस्को से विरासत का टैग प्राप्त होगा। यूनेस्को से विरासत का टैग प्राप्त होगा, जो इसे, जो इसे जीवित विरासत का पहला विश्वविद्यालय बनने की अनुमति देगा। जो इसे जीवित विरासत का पहला विश्वविद्यालय बनने की अनुमति देगा, अनुमति देगा। जीवित विरासत का पहला विश्वविद्यालय बनने की अनुमति देगा। कोई बताइए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, स्थापना 1921 ईस्वी, रविंद्रनाथ के द्वारा, रविंद्रनाथ के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु। देखिए, हॉकी में हाल ही में हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए, हाल ही में हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH राष्ट्रपति पुरस्कार,
FIH FIH राष्ट्रपति पुरस्कार। FIH राष्ट्रपति पुरस्कार। हाल ही में हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से VK पांडियन को सम्मानित किया गया। VK पांडियन को सम्मानित किया गया। VK पांडियन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए स्पेन देश का नाम है। स्पेन के 2025 के 2025 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे। स्पेन के 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को भारत को भारत को थीम कंट्री थीम देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। भारत को थीम देश के रूप में THEME थीम देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। थीम कंट्री माने भारत ही क्या होगा, थीम होगा उसका। ठीक है, नोट लिख लीजिए इसी में, नोट लिखिए। 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोलकाता में 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोलकाता में भारत ने स्पेन को थीम देश बनाया था। भारत ने स्पेन को थीम देश बनाया था। क्योंकि भारत ने बना दिया, तो स्पेन भी भारत को क्या बनाएगा, थीम देश बनाएगा। थीम समझ रहे हैं, विषय, अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार 2019, 20 एवं 21, 2019, 20 एवं 21, 19, 20 एवं 21 जी किशन रेड्डी को दिया गया। जी किशन रेड्डी को दिया गया। जी किशन रेड्डी को दिया गया। लिखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 से हुई थी। 2006। इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 से हुई थी। हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। ब्रैकेट में राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसे अभी हाल ही में 12 जनवरी को युवा दिवस आपने मनाया है, उसी तरह से राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। नोट में लिख दीजिएगा, एक नोट लिख दीजिए। 13 फरवरी 2024 को 145वां दिवस मनाया गया था। 13 फरवरी 2024 को 145वां दिवस मनाया गया था। वहीं लिख दीजिए 12 फरवरी महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती। 12 फरवरी महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती। जयंती, ठीक है। ये क्या थे? ये क्या थे? ये किस फील्ड में प्रख्यात थे? समाज सुधारक, लिख लीजिए। इसमें एक पॉइंट जोड़ दीजिए। एक बार दोबारा बताएं। हाँ, वेदों की ओर लौट चलो, वेरी गुड। इसमें लिख दीजिए आर्य समाज की स्थापना 1875, लिख दीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875। अठारह सौ पचहत्तर। और जन्म लिख दीजिए 12 फरवरी 1824। जन्म 12 फरवरी 1824, ठीक है। आज का अंतिम बिंदु लिखिए। लिखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एरो इंडिया 2023, एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन उद्घाटन बेंगलुरु में किया, बेंगलुरु में किया, बेंगलुरु में किया, जो जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जिसका थीम था, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जिसका थीम था, जिसका थीम था द रनवे टू, द रनवे टू द रनवे टू अ बिलियन, बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एक बार 2 मिनट की पूछताछ के पश्चात आज की कक्षा की समाप्ति कर दी जाएगी और करंट अफेयर्स में एक और क्लास आप दे देंगे। मैं मानता हूं कि फरवरी 2023 को हम समाप्त कर लेंगे और उसके बाद मार्च में आएंगे और तब बिहार और नेशनल इंटरनेशनल बराबरी पर आ जाएगा। फिर हम बिहार को देखने की कोशिश करेंगे। आप पूछताछ के लिए तैयार हो जाएं। एक हैंड रेज किया है किसी ने, राघव जी आपका हैंड रेज है, देख लीजिए। हाँ बोलिए। दोबारा बताइए। डॉकीज, डॉकीज ये नौ की बेसिन है। डॉक से बना है डॉकीज, डॉकयार्ड जैसे बोलते हैं, पत्तन। तो इसका संबंध तट और नौ से है। ठीक है, ये जो बनाया है इसमें राजस्व के स्रोत विकसित किए गए हैं और वहाँ जो कर्मी हैं उनको मानदेय देने की व्यवस्था भी की गई है, जो मैंने लिखवा दिया है। इसीलिए चर्चा में रहा था। इसके पहले मानदेय नहीं मिलता था। ठीक है, एक बार सभी लोग तैयार रहेंगे। पूछताछ की कड़ी में आपका स्वागत है और पूछताछ होगी आज। और देख लेते हैं कि मैंने क्या सब पढ़ाया है। जिनको याद हो तेजी में बताएंगे। इतिहास को मैंने 3 खंडों में बांटा था संसाधन के आधार पर, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। आप में से कोई एक अभ्यर्थी जो तीनों में अंतर बता सकें, हाथ खड़े करें। सुनाइए क्या फर्क है, कोई एक व्यक्ति जल्दी। और हम्म, अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, इपिग्राफिक का मतलब क्या होता है? इपिग्राफी कौन बताएंगे? अभिलेखों का अध्ययन, वेरी गुड। आदित्य जी आपसे अगला क्वेश्चन है, आप बताइए। आप बताएंगे कि विदेशी विवरणी में कुछ मुख्य विवरणी दीजिए। किसने क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध हैं? जैसे ग्रीक का एक एग्जाम्पल दीजिए। ग्रीक, मेगास्थनीज का इंडिका मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, अच्छा, अरबी, अरबी साहित्य का एक एग्जाम्पल दीजिए विदेशी विवरणी में जहां से प्राप्त होती है। अल बरूनी का तारीख हिंद,
ठीक है, चलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और कुछ प्रश्न पूछता हूँ। मैं कई अभ्यर्थी लाइन पर है। अर्चना जी, आप बताइए कि प्राचीन भारत का इतिहास जहां समाप्त होता है वो किस घटना के साथ समाप्त होता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ। एक क्वेश्चन आपसे ही है, आप बताइए कि पल्लवरम क्यों प्रसिद्ध है? पल्लवरम, जल्दी, कौन बताएंगे? तेजी में कोई जवाब दें। हस्तकुठार की प्राप्ति हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा किसे कहा जाता है? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। ठीक है, याद तो किया है लोगों ने। एक आध प्रश्न और पूछ लें, अगला क्वेश्चन कोई अन्य अभ्यर्थी जवाब देंगे। देख लें कि कौन कौन है आज। अभिनय जी, आप बताइए अगला प्रश्न का जवाब। आप बताएंगे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, वेरी गुड, याद तो किया है। इसी तरह से आप तथ्यों को देखते रहिए, किसी एक दिन लंबी पूछताछ चलेगी जिसमें करंट को भी शामिल रखेंगे और टेस्ट भी ऑनलाइन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं, और कल पुनः हम लोग 7:20 तक उपस्थित होंगे, और जो हमने त्रिरत्न की चर्चा की है वहां से हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आप ग्रुप लेफ्ट कर सकते। हम्म। मध्यम मार्ग का मतलब होता है बीच का रास्ता। जैसे न राजा की तरह चरम प्राप्त कर लेना, और न ही गरीब की भांति बॉटम में रहना, बीच बीच में रहना। किसी भी स्थिति में ना टॉप पर जाना ना बॉटम में रहना, बीच में रहना, इसे मध्यम मार्ग कहते हैं। यह सबसे सुरक्षित और उत्तम मार्ग माना गया है। ठीक है।